हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कौन सी इशू चल रहे हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट में प्रेजेंट टाइम में। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करेंगे जो आप इंट्रोडक्शन में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे 7th शेड्यूल है, इसमें 3 लिस्ट है, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। और इसमें सेंटर और स्टेट अपने अपने डोमेन में लॉ मेकिंग पावर बना सकती हैं, अपने अपने डोमेन में जो भी वो लॉ बना सकती हैं। सिमिलरली आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक इसमें जो लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में। देन उसके बाद आर्टिकल 268 से लेकर 293 के बीच में जो सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल रिलेशनशिप हैं वो बताए गए हैं। तो आप इनको अपने इंट्रो में भी यूज़ कर सकते हो। ओके, जो मेन आज का टॉपिक है, क्या इश्यूज़ हैं इन सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप में। पहला इशू ये था जब कोविड आया था कि जीएसटी कंपनसेशन सेस का इशू था। जीएसटी कंपनसेशन सेस वो था जब जीएसटी लगा था तो सेंटर ने बोला था कि स्टेट को कि आप जीएसटी को लगने दीजिए और इसमें जो पहले के 5 सालों में जितना भी रेवेन्यू डेफिसिट आपको लगेगा, कि जितना रेवेन्यू आपको कम जनरेट होगा तो वो आपको हम जीएसटी कंपनसेशन सेस से पहले 5 साल तक देंगे जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद। तो जैसे कोविड आया तो जो रेवेन्यू जनरेशन थी वो सेंटर की भी कम होगी और स्टेट की भी कम होगी। लेकिन स्टेट को पैसे चाहिए थे क्योंकि उनका रेवेन्यू बड़ा कम था और उनको कोविड से मतलब लड़ाई करने के लिए, फ़ाइट करने के लिए अमाउंट चाहिए था, तो उनके पास नहीं था। तो इसी कारण जो इनिशियल डेज में जो 5-6 मंथ में जो जीएसटी कंपनसेशन था वो डिले हो गया था। देन उसके बाद है प्रेसिडेंशियल रूल। जैसे स्टेट गवर्नमेंट थी, जैसे अभी पुडुचेरी में, इसमें प्रेसिडेंशियल रूल लग गया था। तो उसमें जो स्टेट की गवर्नमेंट थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उनको मतलब जाना पड़ा था क्योंकि बाद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था। तो प्रेसिडेंशियल रूल तो वही लग तो गवर्नर के मतलब रिकमेंडेशन के बाद ही लग रहा है ना, तो इसीलिए दूसरा इशू ये है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट में। तीसरा जो सबसे बड़ा इशू अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ये आपको हर दूसरे तीसरे दिन न्यूज़ में भी मिलता है। जैसे वेस्ट बंगाल के सीएम वर्सेस वहाँ के गवर्नर, तो गवर्नर का भी एक इशू चल रहा है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट में। इसका सोल्यूशन आगे उन्होंने बताया, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, देन जो फोर्थ था, जैसे अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट पास हुई थी जिसमें जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको ओवर राइडिंग और पैरेलल पावर दे दी गई हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो इसमें भी जो वहाँ के दिल्ली के सीएम हैं उन्होंने बताया था कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनको हमारे बराबर की पावर दे दी गई हैं। तो ये भी एक इशू प्रेजेंट टाइम में चल रहा था उस टाइम, अभी तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में नहीं है। ये तो सभी को पता होगा, जो CAA प्रोटेस्ट चला था, इसमें बहुत सारी स्टेट्स थी, जैसे पंजाब थी, केरला थी। इन्होंने रेजोल्यूशन पास किए थे, जो सेंटर का एक्ट था कि जिसमें हम सिटीजनशिप देंगे जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो हमारे आसपास 3 कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान और भी 2 कंट्रीज़ हैं, तो उनको तो उस टाइम अभी भी ये मतलब न्यूज़ में है और आए दिन इसको कुछ ना कुछ मतलब चलता रहता है। तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं एग्जांपल में कि सेंट्रल स्टेट में जो CAA है वो भी एक इशू है। फिर थोड़ी देर पहले वैक्सीन प्राइसिंग का इशू था, अभी ये थोड़ा सा रिजॉल्व हो गया क्योंकि सेंटर को जो वैक्सीन मिल रही थी वो कम दामों पे मिल रही थी एज़ कम्पेयर टू स्टेट। तो स्टेट ने बोल दिया कि हमें मतलब इक्वल मतलब फुटिंग के ऊपर प्राइसिंग मिलनी चाहिए। तो फिर बाद में सेंटर ने इसको अपने से मतलब प्रोक्योर करके बाद में इनको स्टेट को देना कर दिया है, जो अभी न्यू वैक्सीन पॉलिसी है। देन फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें इन्होंने जो गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट की थी, इसमें इन्होंने एक्चुअली इस अमेंडमेंट में थोड़ी सी प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है और जो फ्री जो इलेक्ट्रिसिटी बांटी जाती है फार्मर्स को, उनको बंद करने की बात की गई है। मतलब ऐसे फ्री नहीं दी जाएगी, अभी थोड़े पैसे चार्जेस करने पड़ेंगे। तो पंजाब ने इसका सबसे ज़्यादा कंसर्न शो किया क्योंकि पंजाब एग्रेरियन सोसाइटी और वहाँ पे वो जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी फार्मर को और बाकी की सब्सिडी देती है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस अमेंडमेंट से पंजाब को भी एक ने भी एक कंसर्न शो किया था अगेंस्ट द सेंट्रल का ये अमेंडमेंट आया था। देन उसके बाद है 15 फाइनेंस कमीशन।
देखिए 15 फाइनेंस कमीशन में जो टैक्स डेवल्यूशन है वो इस साल 41% है, लेकिन इसमें जो साउथर्न स्टेट है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था। उन्होंने जो TFR था वो काफ़ी कम कर दिया था। तो अभी उन्होंने जो पॉपुलेशन जो डायनेमिक्स एकदम से बढ़ रहे थे उसको भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन फिर भी उनको काफ़ी ज़्यादा शेयर मिला है जो 15 फाइनेंस कमीशन ने रेकमेंड किया है। और जो दूसरी स्टेट हैं जैसे यूपी बिहार, उनका TFR काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उनको ज़्यादा डेवल्यूशन जो टैक्स में है वो मिला है। तो इस तरह से ये जो 15 फाइनेंस कमीशन में स्टेट की भी थोड़ा सा अनहैप्पीनेस बिटवीन दिखती है दोनों के बीच में। तो ये 8 पॉइंट थे जो प्रेजेंट टाइम में इश्यूज़ में चल रहे हैं इन सेंट्रल स्टेट के रिलेशनशिप में। देन उसके बाद कि ये तो हो गया, फिर इसके बाद इनकी कोऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पे कोऑपरेट कर रहे हैं, जैसे GST काउंसिल मीट में अभी रिसेंट में हुआ था, तो GST में सेंटर के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं और स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। देन उसके बाद नीति आयोग का एक जो बेसिक फीचर है टू बिल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो ये भी सेंटर स्टेट को जो रिश्ते हैं उनको थोड़ा सा मजबूत करता है। देन हमने पिछले स्लाइड में देखा कि सेंटर प्रोक्योर करेगा वैक्सीन और ट्रांसफ़र करेगा स्टेट को अंडर द न्यू वैक्सीन पॉलिसी। फिर उसके बाद जोनल और इंटर काउंसिल हैं जो उनकी कोऑपरेशन और सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशनशिप है उनको स्ट्रांग करती है। हमने इश्यूज़ देख लिए, कोऑपरेशन देख ली, अभी वे फॉरवर्ड, अभी हम सॉल्यूशन भी तो देना होता है अपने आंसर में। तो हम कोट कर सकते हैं सरकारी और पंची कमीशन को और ARC की रिकमेंडेशन को। तो अपने आंसर में जब हमने इस पूरे स्लाइड में, इस पूरे वीडियो में 18 पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर UPSC क्वेश्चन फ्रेम करेगा कि क्या प्रेजेंट इश्यूज़ हैं इन सेंट्रल स्टेट रीजन में, आप इन 8 पॉइंट को लिख सकते हो और इनकी कॉपरेशन कहाँ कहाँ पे चल रही, कहाँ पे जो आपस में मेंटेन किया हुआ है। तो ये तो वे फॉरवर्ड तो आपको देना पड़ेगा, और वे फॉरवर्ड किसी कमीशन और कमेटी की रिकमेंडेशन के साथ दे सकते हो, आप अपनी रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। तो ओके, ठीक है, थैंक यू।